Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to study about this biology grade 9, and we are going to start second chapter, which is solving a biological problem, unit 2. So let's begin. सबसे पहले इस चैप्टर की अगर हम देखें तो इस चैप्टर का इंट्रो क्या है और क्या बेसिक इसका मकसद है, क्यों हम पढ़ रहे हैं और कौन से ऐसे फीचर्स होंगे जो इम्पोर्टेंट है जिनको हमने डिस्कस करना है, उसको अभी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस चैप्टर को तो नेम जैसे इंडिकेट है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो हम इंट्रोडक्शन जब लेंगे इसका कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है इसी क्लास का यूनिट 1 जो है, जो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि साइंस जो है वो वर्ल्ड की स्टडी है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हम पूरी दुनिया की किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं साइंस। और इस तरह से जब बायोलॉजी को हमने देखा था, बट डिटेल से पढ़ा था, तो बायोलॉजी का क्या था कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है। जब हम जिंदा चीज़ों को डिटेल से पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं बायोलॉजी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो फीचर है, इसके इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जब हम इसको देखेंगे तो बायोलॉजी और दूसरे साइंस का क्या है, साइंटिफिक स्टडी तो बायोलॉजी की हो गई। उसके बाद इम्पॉर्टेंट फीचर ये है बायोलॉजी का कि बायोलॉजी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। कह रहे हैं कि बायोलॉजी, क्योंकि हम साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं, लैब में पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर को अप्लाई करके पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी और दूसरे साइंस की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, कोई मसला है, कोई बीमारी है, उसका हल निकालने के लिए जो इनकी एक तरह से अप्रोच है, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो साइंटिफिक मेथड को कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि बायोलॉजी और दूसरे साइंसेस की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड। अब हर मेथड के लिए जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, हम उन स्टेप्स को फॉलो करके वो मेथड हम अप्लाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो द साइंटिफिक मेथड इन विच द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ बीइंग सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। अब वो मेथडोलॉजी, पूरी जो मेथडोलॉजी एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है जो पूरी दुनिया में उसको फॉलो अप किया जा रहा है, जिसको प्रॉपरली लिखा गया है, जो इसको हम लेबॉर्ट्री में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, उस पूरी मेथडोलॉजी को, और उसका मकसद क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, किसी बीमारी का हल निकालना है, किसी डिसीज़ का उसकी काज जाननी है, इस सब के लिए जो हम प्रोसीजर जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं उसको कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बाकी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप को कि कैसे इसके थ्रू हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो हम डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स में, इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले जिस पर हमने वर्क करना होता है उसको रिकग्निशन उसकी ज़रूरी है। उसको रिकग्निशन का मतलब है फॉर एग्जांपल उसको पहचानना। सबसे पहले हमें कोई भी रिसर्च वर्क कंडक्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम वर्क किस पर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं या डायबिटीज़ के लिए हमने रिसर्च करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन डायबिटीज़ के रिलेटेड कैसा है। हम डायबिटिक पेशेंट को जनरली स्टडी कर रहे हैं या उसको किसी दूसरी डिसीज़ के साथ लिंक कर रहे हैं या उसकी पॉसिबिलिटीज़ को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो कह रहे हैं कि हमें किसी सवाल को फार्मूलेट करके, किसी सवाल को जहन में लाकर जो हम वजह जानना चाहते हैं, उसको रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे पहले स्टेप में क्या होता है जब हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं, जैसे हम यहाँ पर मिसाल है कि लंग कैंसर की वजूहात क्या हैं, किस वजह से लंग कैंसर होता है।
तो ये सबसे पहला स्टेप है। किसी भी प्रॉब्लम को जानने के लिए पहले हमें एक क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए कि हमने किस चीज़ पे करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में अगर हम देखें ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, अब वर्क शुरू हो गया है उसके रिलेटेड। जो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को लेकर हम चलेंगे, ये आया है हमारे पास, अब इसके रिलेटेड हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाकर लंग कैंसर के पेशेंट्स को स्टडी करेंगे। उसके बाद उनके पॉसिबिलिटीज़ के, उनमें सिम्टम्स क्या हैं ये देखेंगे, उनमें क्या क्या अलामात हैं, एक जैसी कौन सी अलामात हैं, वो क्या खा पी रहे हैं, कब से उनको ये है और किस वजह से उनको हुआ है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर प्रीवियस रिसर्च को भी देखेंगे। सिर्फ खुद जाकर हॉस्पिटल में इन पेशेंट्स को देखना, ये हमारी अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन लंग कैंसर के रिलेटेड कितना वर्क हमसे पहले लोगों ने किया है, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे। इंटरनेट पे हम इसके रिलेटेड डेटा सर्च करेंगे कि उनको क्या रिज़ल्ट मिला है। उनसे हमें क्लू मिल सकते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के। तो बायोलॉजिकल मेथडोलॉजी में रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद सेकंड स्टेप जो है वो है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। क्या होता है इसमें, ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, पुराना जितना उसके रिलेटेड वर्क हुआ है डेटा उसको रिकॉल करते हैं, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट है कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन का मतलब है मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को बगौर उसका जायज़ा लेना। तो 5 सेंसेस क्या क्या कौन कौन से हम, विज़न देखना, हेयरिंग सुनना, स्मेलिंग उसको मतलब सूंघना, टेस्ट करना, उसको चखना एंड टच और उसको महसूस करना। इन सब चीज़ों को टच जो हम मतलब उसको टच करते हैं, इस तरह से इन सारे जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हैं उनको यूज़ करके हम ये स्टेप को, हम ये वाला स्टेप भी सेकंड बायोलॉजिकल मेथड का कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको अभी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑब्जर्वेशन जो है वो भी 2 तरह की होती है। जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो वो भी हमारे कोर्सेज में बताया गया है 2 तरह की हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है इसको अभी हम पढ़ेंगे, क्या फ़र्क है और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में, इसमें क्या है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये 2 तरह की टाइप्स होती हैं ऑब्जर्वेशन की। अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इनमें। अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये मेजरमेंट के रिलेटेड होती है, नंबर्स के रिलेटेड होती है। जब हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, किसी चीज़ का टेम्परेचर ऑब्ज़र्व करें या किसी चीज़ की मेजरमेंट ऑब्ज़र्व करें, कोई भी लेंथ वाइज विड्थ वाइज, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इसमें एक फ़िक्स नंबर होता है आपके पास। जैसे हाइट है, लेंथ है, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। ये सारी कौन सी हैं, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं। मतलब मेजरेबल जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, इसमें नंबर्स में डील होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वालिटेटिव का, तो जैसे इसके नेम से ही इंडिकेट है, इस ऑब्जर्वेशन में हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन, पूरा एक पैराग्राफ जो उस पर लिखा होता है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उससे हम डील करते हैं। और ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मेजरेबल नहीं होती, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो कलर, अब कलर को हम उसके एक्सटेंट को उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये लाइट है, डार्क है और कौन सा कलर है, इसका टेक्सचर कैसा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतने से इतने तक, मतलब एक स्पेसिफिक हम नंबर नहीं बता सकते। तो कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो मेजर नहीं हो सकती। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है ये 2 तरह की ऑब्जर्वेशन है और ये इनमें डिफरेंस होता है। अगर हम दोनों की इसमें देखें कि कौन सा ज़्यादा रिलायबल है या कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है साइंस में, तो इसमें जो है क्वांटिटेटिव जो है इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, या इसको एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है। वजह इसकी वही है कि ये मेजरेबल है। नंबर्स, जैसे हम कहते हैं नंबर डोंट लाई, तो जो नंबर्स हैं वो झूठ नहीं बोलते। एक
आपके पास फिक्स अमाउंट होगी, किसी चीज़ का टेम्परेचर है वो फिक्स है, कोई स्पेसिफिक नंबर होगा उसके लिए, किसी चीज़ की हाइट है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है। तो क्वांटिटेटिव जो है साइंस में, बायोलॉजी में, ये ज़्यादा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव। उसको इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा जो है प्रेफर किया जाता है। अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है बायोलॉजिकल मेथडोलॉजीज जो हम पढ़ रहे हैं, सेकंड यहाँ तक हो गई। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम 1 था, प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो गया, अब उसको हमने ऑब्जर्व किया है, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। अब वो भी 2 तरह की होती हैं, ऑब्जर्वेशंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। उसके बाद थर्ड जो इसमें आता है वो है हाइपोथेसिस। बायोलॉजिकल मेथड में जो थर्ड आता है वो हाइपोथेसिस है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद किसी चीज़ को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि हम उससे कोई हाइपोथेसिस निकाल लेते हैं अपनी मर्ज़ी का। ऑब्जर्वेशन से बायोलॉजिस्ट जो है या जूलॉजिस्ट, तो वो कोई हाइपोथेसिस निकाल लेते हैं। अब वो हम पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है और इस चैप्टर में इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्लाइड है हाइपोथेसिस। अब हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ऑब्जर्वेशन के बाद जो पॉसिबल हमारे पास जो आंसर आता है विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, जो सबसे पहले हमारे माइंड में उस ऑब्जर्वेशन के बाद आंसर आता है, किसी कॉज को हम पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में जो पहला आंसर आता है उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस पे अभी वर्क नहीं हुआ, वो सही है वो गलत है, उस पर एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जो हम कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस पे जो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक आंसर आता है पॉसिबल, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अगर हम इसको डिफाइन करें, बायोलॉजिस्ट यूज़ अ वे, या हम कहते हैं गिव अटेंटिव आंसर आफ्टर ऑब्जर्वेशन टू दैट वेरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब वो टेंटिव आंसर जो है, जो हमें मिला है किसके बाद, जस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अब गुड हाइपोथेसिस की क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक अच्छा हाइपोथेसिस जो है उसमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट वन, बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड हो, हमने खुद से एज्यूम ना किया हो, जो कुछ हमने ऑब्जर्व किया है उसके रिलेटेड हमारा पॉसिबल आंसर हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ देखी है और उसके सिम्टम हमें ये बता रहे हैं वहाँ देखकर, तो हम कहें कि ये इस वजह से हो सकता है, ये उसका क्या आंसर होगा उस ऑब्जर्वेशन के रिलेटेड। नेक्स्ट, उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, प्रोपोज स्टेटमेंट टू आंसर प्रॉब्लम। जो स्टेटमेंट है वो उस जो प्रॉब्लम के रिलेटेड हो, प्रॉब्लम से भी हट के ना हो, ये ना हो कि वहाँ प्रॉब्लम कोई एक हो और हम जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये है, वो उस जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा मेन गोल है, जो जिस चीज़ को हमने सॉल्व करना है, उससे ही हट के हो। इट शुड बी रिलेटेड टू दैट वेरी टॉपिक। टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। अच्छा, हमने कोई ऐसा हाइपोथेसिस ना दिया हो जिसको हम टेस्ट ना कर सके हों, मतलब कोई इस तरह से, फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ की हम रीजनिंग कर रहे हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है, तो वो ऐसा हो कि उसको हम टेस्ट कर सके, कोई ख्याली बातें ना हो। तो थर्ड ये है। लास्ट जो पॉइंट है एक गुड हाइपोथेसिस की, और कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ऑलवेज अवे टू डिसप्रूव आफ्टर एक्सपेरिमेंट। जो हमने हाइपोथेसिस दिया हो उसको हम ये सोच कर भी दे, पॉसिबिलिटी हो कि उसको कभी भी डिसप्रूव किया जा सकता है। मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और वो हाइपोथेसिस सही ना निकले तो फिर हम उसको डिसप्रूव कर सकते हैं, कोई ऐसी वजह ना हो कि हम उसको हमेशा ऑथेंटिक ही माने। हाइपोथेसिस का मतलब है यही है कि एजम्पशन, जो हम एज्यूम करके एक आंसर निकालते हैं उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। सो ये था अब बायोलॉजिकल मेथडोलॉजी का थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिडक्शन है। बिफोर गोइंग टू हाइपोथेसिस अब हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये जो है हाइपोथेसिस, इसको अगर हम और फर्दर डिस्कस करें तो इसमें है कि ये एक पॉसिबल आंसर होता है, फर्स्ट आंसर जो बायोलॉजिस्ट के जहन में आता है। हाइपोथेसिस एक से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं, 2-3 हमारे दिमाग में भी आंसर आ सकते हैं कि आइदर ये है या ये वजह है या ये वजह है। इन सब हाइपोथेसिस को आप ट्रू साबित करने के लिए उसको टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, और कोई भी आप कोई एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सबका भी कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम हाइपोथेसिस के बाद एक डिडक्शन का आता है स्टेप,
वो करेंगे। सो स्टेप नंबर 4 इज़ डिडक्शन। अब उसको हम देखते हैं कि उससे हम क्या सीखेंगे। हाइपोथेसिस के बाद हमने एक्सपेरिमेंटल वर्क में क्या करना होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है और पॉइंट है वो 4 है बायोलॉजिकल मेथड्स में जो स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन जो है वो लॉजिकल कंसीक्वेंस है हाइपोथेसिस का। जो हमने हाइपोथेसिस किया था कि एक आंसर हमने पॉसिबल आंसर सोचा था, जो हमने खुद अखज़ किया था किससे, एक्सपेरिमेंट से। अब उसका जो पॉसिबल हम लॉजिकल आंसर ढूंढ रहे हैं वो डिडक्शन होता है, एक तरह से डिड्यूस करना, निकालना। अब डिडक्शन करने के लिए, बनाने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को ट्रू ले लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस सच है। फॉर इंस्टेंस कुछ टाइम के लिए उसको सच ले लेते हैं और उसमें इन्वॉल्व करते हैं क्या, इफ़ एंड देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल जो हम एक क्वेश्चन हमने लिया था कि लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या हैं, तो फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला है कि स्मोकिंग जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पर हम इफ़ एंड बट देन को कैसे यूज़ करेंगे डिडक्शन में। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। इफ़ यहाँ हमने यूज़ किया कि अगर तमाम बर्ड्स में विंग्स होते हैं तो फिर पिजन भी एक क्या होगा, बर्ड होगा, क्योंकि उसकी भी विंग्स हैं। और अगर मैं वो अपनी वाली एग्जांपल लेकर चलूँ तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसे आएगा, जो हमारे पास हाइपोथेसिस आया, हाइपोथेसिस क्या आया कि स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर। अब उसका डिडक्शन हम कैसे बताएंगे, इफ़ स्मोकिंग इज़ द रिस्क फैक्टर ऑफ लंग कैंसर देन ऑल स्मोकर मस्ट हैव सिम्टम ऑफ लंग कैंसर, या वो डेवलप उनमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उनमें सिम्टम्स होने चाहिए लंग कैंसर के तमाम स्मोकर्स के। तो ये हमने यूज़ किया इफ़ एंड देन को। यहाँ अब डिडक्शन का अगर हम देखें कि इसका फ़ायदा क्या है, ये बायोलॉजिस्ट को एक स्टेप फर्दर लेकर जाता है, किसके, एक्सपेरिमेंट के। क्योंकि जब आप के पास ये यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं कि इफ़ और बट या इफ़ एंड देन, आपको कोई कह दे कि अगर ये वजह, इसकी वजह ये है तो सब में होनी चाहिए, फिर आपके पास एक क्लियर कट आंसर होता है कि लेट्स डू इट, हम इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर आपकी बात सच साबित हुई तो हम इसको ओके कर लेंगे। तो डिडक्शन जो है वो लास्ट एक स्टेप है, हमें किस तरफ लेकर जाता है, एक्सपेरिमेंट की तरफ। जो हमने डिड्यूस किया आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट, फॉर दिस पर्पस वी विल डू एक्सपेरिमेंट। सो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है और स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड में वो है एक्सपेरिमेंट। आई होप यहाँ तक आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको समझ आ चुकी है यहाँ तक तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट में बताएं। हर चैप्टर के यहाँ डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ और टॉपिक्स आएंगे। सो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है एक्सपेरिमेंट। ओके, अब इस लास्ट स्लाइड में बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स का सेकंड लास्ट जो स्लाइड है एक्सपेरिमेंट, उसमें हम क्या देखते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एक्सपेरिमेंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि बायोलॉजिकल जो हमने डिडक्शन किया था, जो हमने इफ़ एंड देन पे एक क्वेश्चन राइज किया था, इफ़ दिस इज़ द काज ऑफ दैट रीज़न देन इट शुड बी इन ऑल, ये वाला जो हमने एक क्वेश्चन राइज किया था, उस बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उस पे अब उसका हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलेगा कि ये जो हाइपोथेसिस है आइदर दिस इज़ करेक्ट और नॉट। उस हाइपोथेसिस के बाद बायोलॉजिकल जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो हम करते हैं उस हाइपोथेसिस के लिए, ताकि हम डिडक्शन को चेक कर सकें। इसके बाद हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या रिज़ल्ट होगा, कुछ हाइपोथेसिस करेक्ट साबित होंगे और कुछ हाइपोथेसिस इनकरेक्ट। इससे हमें क्या होगा कि ये हाइपोथेसिस जो है ट्रू है और फॉल्स है, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट के बाद क्या होगा कि जो फॉल्स हाइपोथेसिस है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं और जो ट्रू हाइपोथेसिस है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। अब उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट किया जाता है इस ट्रू हाइपोथेसिस की करेक्शन को चेक करने के लिए। इसके बाद
जो ये वाली जो पॉसिबिलिटी की जो हम बात कर रहे हैं, देयर कुड बी ए पॉसिबिलिटी दैट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डू नॉट सपोर्ट एनी हाइपोथेसिस। एक केस ये भी हो सकता है कि कोई भी जो हमने हाइपोथेसिस डिड्यूस किया था वो रिजल्ट के साथ मैच नहीं हो रहा। अगर ऐसा है तो हम फिर से एक न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं। So experiment is basically to prove hypothesis and deduction right or incorrect. अगर हाइपोथेसिस और डिडक्शन को एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है तो हम फर्दर आगे स्टेप्स की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हाइपोथेसिस और डिडक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा तो हम एक न्यू हाइपोथेसिस एंड देन उसके बाद फिर न्यू उसके लिए डिडक्शन बनाना, वो सारे स्टेप फिर से करेंगे। सो यहाँ तक जब स्टेप नंबर 5 तक हम पहुँचते हैं एक्सपेरिमेंट तक और कोई जो ट्रू आ जाए हाइपोथेसिस, उसके बाद उसके साथ क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जो हमारे पास एंड रिजल्ट आया है उसका आप कंक्लूजन बताएंगे एंड देन वी विल राइट इट्स रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट पैकेज। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वेरी मेथड। Okay, this is our last slide, conclusion and reporting. After doing all the steps in biological method until we reach the conclusion and reporting, experiment तक करने के बाद जो हमारे पास experiment का जो correct result आया है उसको लेकर अब हम conclusion और reporting करते हैं। Biologist क्या करते हैं, वो data collect करते हैं पूरा experiment से, उस डेटा कलेक्शन को सारा उसका राइट अप करते हैं, उसको लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या हमने कंक्लूजन किया, उसका क्या रिज़ल्ट आया। उस कंक्लूजन राइटिंग के बाद उसको रिसर्च आर्टिकल की फॉर्म में उसको पब्लिश करते हैं किसी जर्नल में। इंटरनेट पे आप जाकर बहुत सारे देख सकते हैं जर्नल, ऐसे ही रिसर्चर अपना वर्क करते हैं जो हर साल डिफरेंट डिसीज़ेज़ का इलाज आ रहा होता है या किसी भी दूसरे बायोलॉजी की फील्ड में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो वर्क आ रहा होता है वो सारे इन प्रोसीजर से गुज़र के आता है। देन उसके बाद ये वाला जो पब्लिश वर्क है उसको सेमिनार्स में लेकर जाया जाता है, बायोलॉजिस्ट लेकर जाते हैं। किस लिए, ताकि वहाँ पर लोगों से शेयर किया जा सके इसका जो सारा एक्सपेरिमेंटल वर्क है। और दूसरे लोगों को क्या अलाउ किया जाता है, उनको इजाज़त दी जाती है कि यू कैन वेरीफाई माई वर्क, यू कैन फर्दर वर्क ऑन दिस माई पब्लिकेशन, या इसको आप कुछ और एडअप कर सकते हैं। इसलिए टाइम के साथ साथ किसी एक के काम पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा होता है ताकि उसका जो फर्दर उसकी जो बायोलॉजिकल जो रिज़ल्ट है उसकी वेरिफिकेशन हो सके। सो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग वाज द लास्ट पार्ट। यहाँ पर आकर वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये वर्क जो है ये सारा सबके सामने एक तरह से ओपन होता है, उसको लोग वेरीफाई कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं और उस पर फर्दर रिसर्च वर्क कर सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, एंड हाफ ऑफ द चैप्टर इज completed. We will make another video for other half part of the chapter in which we will discuss about different steps including examples. So till then, subscribe and share to my channel. Thank you.